अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 36 तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 36 तक आपके पास जो फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका आपने क्रिटिकल नंबर फाइंड करना है वो आपके पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो आम फंक्शन की तो आप डोमेन चेक कर लेते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके फंक्शन को अनडिफाइन तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स क्या होती हैं उसको पहले देख लें ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब क्रिटिकल नंबर्स फाइंड आउट करें तो आपको फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखें जी, साइन की डोमेन आपके पास है तमाम रियल नंबर्स, यानी कि कोई भी आंसर आपके पास आ जाए देन इट्स ओके, क्योंकि साइन की डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं। इसी तरह कॉस की डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं, लेकिन टेन की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन 2n+1/2 पाई के मल्टीपल्स नहीं आ सकते। क्या मतलब है इस बात का? देखें जी, जब आप यहाँ पे 2 को 0 पुट करेंगे आपके पास बन जाएगा π/2। जब आप 2 को 1 पुट करेंगे आपके पास बन जाएगा 3π/2। ठीक है, जब आप 2n की जगह पे 2 पुट करेंगे आपके पास बन जाएगा 5π/2। इसका मतलब 10 की डोमेन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो हैं वो शामिल नहीं होते। ये देखो ना, ये π/2 है, ये 3 है, ये 5 है, आगे 7 आ जाएगा। तो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो 10 की डोमेन में शामिल नहीं होते। अच्छा, क्यों शामिल नहीं होते? 10 आपके पास क्या होता है बच्चों? साइन ओवर कॉस। π/2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 90 तो 1 हो जाता है, लेकिन जब आप कॉस 90 करते हैं तो आंसर 0, और जब डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। इस वजह से 10 की डोमेन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो हैं वो शामिल नहीं होते। अब सवाल पैदा होता है कि π/2 के सिर्फ ऑड ही क्यों शामिल नहीं होते? इवन के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो, जब आप इवन मल्टीपल लिखोगे π/2 का इवन मल्टीपल क्या हो जाना है? 2π/2, 4π/2, 6π/2। ठीक है, π/2 के इवन मल्टीपल्स ये हैं। तो बच्चों यहाँ से 2 ने 2 से कैंसिल हो जाना, तो आपके पास सिर्फ पाई बचना है। तो cos पाई पे जो है वो 0 नहीं होता, cos पाई पे 0 नहीं होता, उस वजह से आपके डिनोमिनेटर में फिर 0 नहीं बनता। अगर आप इवन मल्टीपल्स की बात करते हो तो cos पाई पे तो 0 नहीं होता। cos पाई पे अगर 0 नहीं है तो आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा तो वह आपका इन्फिनिटी नहीं जाएगा। अगर वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा इसका मतलब वो आपकी डोमेन में शामिल हो गया। तो आपने एक बात याद रखनी है कि बस 10 की डोमेन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो हैं वो शामिल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह जब आप कॉट की बात करते हैं तो उसमें पाई के मल्टीपल्स शामिल नहीं होते, उसमें पाई के मल्टीपल्स शामिल नहीं होते। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि पाई के मल्टीपल्स शामिल नहीं होते, मतलब आपके पास पाई, 2π, 3π ये शामिल नहीं होंगे। क्यों? अब कॉट क्या है आपका? कॉट आपके पास होता है कॉस ओवर साइन, और आपको पता है कि कॉस पाई तो -1 हो जाता है लेकिन साइन पाई क्या हो जाता है? 0। इसलिए आपके कॉट में जो है वो पाई के मल्टीपल्स शामिल नहीं होते। ठीक है जी, तो कॉट की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स लेकिन n पाई शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह सीकेंड की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स लेकिन 2n+1 π/2 शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन सीकेंड आपका 1 ओवर कॉस है। ठीक है, और इसी तरह कोसीकेंड आपका 1 ओवर साइन होता है। तो तमाम रियल नंबर्स लेकिन उसमें n पाई शामिल नहीं होना चाहिए। देखो ना, कोसीकेंड आपका 1 ओवर साइन है। ठीक है, जब आप यहाँ पे पाई का कोई मल्टीपल पुट करोगे आप कर लो 1 ओवर साइन 2π, n की जगह 2 रख लो, साइन 2π क्या हो जाना है? 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना है। इस वजह से कोसीकेंड की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स लेकिन पाई के मल्टीपल्स शामिल नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को अब आपने ज़हन में रखना है। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। लिखा हुआ है जी, साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस टी। आपने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने। तो क्रिटिकल नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, वहां से जो नंबर्स आते हैं हम कह देते हैं कि वो क्रिटिकल नंबर्स हैं, शर्त ये कि वो हमारे फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग करें। तो देखें जी, साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो खाली साइन टी रह जाएगा, और पावर छोड़ के जब आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे
तो वो क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। ठीक है, पावर रूल लगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करके, पावर छोड़ के जब आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास कॉज आ गया। अब जब आप इस कॉस का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो वो बन जाएगा प्लस साइन टी। साइन टी इसमें भी है, साइन टी इसमें भी है, साइन टी मैंने कॉमन कर लिया, आपके पास आ गया अंदर 2 cos t प्लस 1, आपके पास आ गया 2 cos t प्लस 1। अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, डेरिवेटिव को हमने जीरो के बराबर रखा, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब या तो पहली जीरो है या फिर आपके पास दूसरी जीरो है। तो देखें जी, या तो साइन टी आपके पास इक्वल आ जाएगा जीरो के, या आपके पास 2 cos t प्लस 1 इक्वल आ जाएगा जीरो के। टी इधर ही रहा, साइन यहाँ आके साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो किस किस पे होता है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, 7 पाई पे एंड सो ऑन। इसका मतलब वो एन पाई पे जो है वो आपके पास जीरो होता है। एन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, उसके बाद ये 2 cos t इधर ही रहा, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था इधर आया माइनस हो गया, cos t इधर ही रहा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ गया जी t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो देखें बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लें, आपको एंगल मिल जाना है 120 डिग्री। ठीक है, अब कॉस सिर्फ 120 पे तो नहीं आपके पास माइनस 1/2 देगा, आपके पास तो 0 से लेकर 360 तक एक रोटेशन है। ठीक है, 0 से लेकर 360 तक रोटेशन है, कॉस ने माइनस 1/2 वैल्यू सिर्फ 120 पे थोड़ी देनी है, पहली वैल्यू आपको 120 पे मिलनी है। अब आप देखो, आप इसमें 120 में 120 फिर प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा 240। आप 240 पे चेक करो, आपको कॉस की वैल्यू अगेन माइनस 1/2 मिल जाएगी, अगेन माइनस 1/2 मिल जाएगी। फिर आपके पास आंसर 240 आया, 240 में फिर आप 120 प्लस कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 360। इसका मतलब रोटेशन आपकी एंड हो गई। फिर से सुन लें, आपके पास कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लिया, आंसर आया 120। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास एंगल आ गया उसमें आपने वही एंगल प्लस करते जाना है जब तक आप वापस 360 तक ना पहुंच जाए, जब तक आपकी एक रोटेशन पूरी ना हो जाए। तो मुझे पता लग गया कि 120 पे मुझे माइनस 1/2 वैल्यू मिल जाती है। फिर मेरा 120 आंसर आया था, मैंने 120 में फिर दोबारा 120 प्लस किया, मेरे पास 240 आ गया, और जब मैंने कॉस 240 लिया तो वो 240 पे भी मुझे माइनस 1/2 वैल्यू मिल रही थी। फिर मैंने 240 आंसर आया, फिर मैंने 240 में फिर 120 प्लस किया, मुझे आंसर 360 मिल गया। और आपको पता है कि कॉस 360 जो है वो माइनस 1/2 नहीं होता, तो इसका मतलब आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दो एंगल्स पे मिलता है, एक 120 डिग्री पे, एक 240 डिग्री पे। ठीक है, एक 120 डिग्री पे, एक 240 डिग्री पे। तो बच्चों उसको जब रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई ओवर 180। ठीक है, ये 0 0 से कट जाएगा, 6 2 12 6 3 18, तो आपके पास आ जाएगा 2π/3। इसमें मैंने ये 2n पाई ऐड किया, ये 2n पाई क्या है, ये कॉस का पीरियड है। 2n पाई क्या है, आपके कॉस का पीरियड है। आप देखो कि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, उसकी रोटेशन एक 360 है। ठीक है, 360 का मतलब है 2π है। उसके बाद फिर आप एक रोटेशन पुट करते हो, वो फिर अगेन आपके पास 720 बनेगा, फिर रोटेशन कंप्लीट होती जाएगी। वो सर्कल तो आपके पास रोटेट होता जाना है, हर सर्कल में आपको दो ही एंगल मिलने हैं, एक 120 डिग्री का और एक 240 डिग्री का। ठीक है, तो जब 120 डिग्री का मिला, उसको मैंने जब रेडियंस में कन्वर्ट किया, आपके पास 2π/3 आ गया, उसमें मैंने प्लस कर दिया 2n पाई। 2n पाई बेसिकली आपके कॉस का पीरियड है। पीरियड क्या होता है, जिसपे आपका एंगल जो है वापस अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाए। ठीक है, पीरियड क्या होता है, जिसपे आपका जो एंगल है, जो आपका कॉस थीटा है, वो अपनी वैल्यू वापस रिपीट करने लग जाए। कॉस का पीरियड भी 2n पाई होता है, साइन का पीरियड भी 2n पाई होता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास आंसर आता है उसमें हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। 2n पाई ऐड करने का मतलब ही ये है कि आपकी एक 360 की रोटेशन होती है, तो रोटेशन एक में तो नहीं, सिर्फ पहली दफा आप 360 तक रोटेट करोगे, आपको 120 डिग्री पे आंसर -1 मिलना है और आपको 240 डिग्री पे -1 मिलना है। जब आप फिर दोबारा रोटेट करोगे, फिर आपको 120 पे जाके -1 वैल्यू, -1/2 वैल्यू मिलनी है, आपको 240 पे जाके -1/2 वैल्यू मिलनी है। इस तरह ये चलते जाना है, तो इसलिए यहाँ पे उसका पीरियड ऐड कर दिया जाता है 2n पाई। 120 को जब आपने रेडियंस में चेंज किया, आपके पास 2π/3 आया,
जब आप 240 को रेडियंस में चेंज करोगे आपके पास 4π/3 आ जाएगा। पीरियड दोनों में ऐड होना है कॉस का, ठीक है, पीरियड दोनों में ऐड होना है कॉस का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 4 sin क्यूब टी प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर टी। सिंपली आपने डेरिवेटिव लेना है। पावर पहले 1 4 पहले से मौजूद है, 1 3 और आ जाएगा, आपके पास 12 हो गया। पावर में से एक माइनस किया तो यहाँ 2 रह गया, साइन स्क्वायर टी। पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव, तो बच्चों साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस टी, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। वैसे ही इसमें फिर पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर छोड़ के जब आपने कॉस का डेरिवेटिव लिया वो आपके पास माइनस साइन आ गया। तो देखें जी क्या बना है, 12 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस माइनस 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 2 साइन टी कॉस टी। अब मुझे नजर आ रहा है कि इसमें से मुझे 2 साइन टी कॉस टी कॉमन मिल रहा है, तो मैंने 2 साइन टी कॉस टी कॉमन कर लिया। अंदर आपके पास बच गया 2 6 are 12। साइन की 2 पावर थी, एक बाहर चली गई, एक अंदर आ गई। कॉस की एक ही पावर है, वो आपने बाहर निकाल लिया। माइनस 2 3s are 6 स्क्वायर रूट 2। वैसे ही साइन टी कॉस टी की एक ही पावर है, वो आप बाहर निकाल चुके हैं। तो बच्चों आपको पता है अब 2 साइन टी कॉस टी किसके बराबर होता है, साइन 2t के। यह आइडेंटिटी है आपके पास। आपके पास 2 साइन टी कॉस टी बराबर होता है साइन 2t के। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया साइन 2t, ये वैसे ही। अब हम क्या करते होते हैं, क्रिटिकल नंबर निकालने के लिए अपने डेरिवेटिव को रख देते हैं इक्वल 0 के। डेरिवेटिव को मैंने रख दिया जी 0 के इक्वल। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफा ये आपके पास इक्वल टू 0 है, एक दफा ये आपके पास इक्वल टू 0 है। ये 2t तो इधर ही रहा, साइन यहाँ आके साइन इनवर्स हो गया। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है साइन 0 किस किस पे वैल्यू देता है, पाई के तमाम मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एन, पाई पे आपको वैल्यू 0 मिलती है। अब ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया, तो आपको एक क्रिटिकल नंबर मिल गया एन पाई बाई 2। दूसरा क्रिटिकल नंबर यहाँ से देख लें, ये 6 साइन टी, ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ गया 3 1s are 3 3 2s are 6। अब आपके पास बच गया स्क्वायर रूट 2/2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2/2 आपके पास बेसिकली 1 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। कैसे, ये लें जी, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2/2। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो आप करोगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 से और नीचे भी स्क्वायर रूट 2 से। अब ये आपका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट 2 और ये आपका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपके पास 2 बच गया। डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाना है, आपके पास बच जाएगा 1 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैंने लिखा है 1 स्क्वायर रूट 2। अब आगे देखिएगा, साइन यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है कि साइन 1 स्क्वायर रूट 2 वैल्यू कब देता है, π/4 पे, ठीक है, π/4 पे देता है। इसका मतलब π/4 एक आंसर मिल गया, उसमें आपने साइन का पीरियड ऐड कर दिया 2n पाई। 2n पाई का गेन मतलब है कि रोटेशन को बता रहा है, ठीक है। सर्कल की रोटेशन 2 पाई होती है। एक रोटेशन में तो नहीं सिर्फ आपको 45 मिलना, जब आप फिर दोबारा 360 रोटेट करेंगे आपको फिर 45 पे 1 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। फिर दोबारा रोटेट करेंगे आपको फिर 45 डिग्री पे 1 स्क्वायर रूट 2 आंसर मिलेगा। ऐसे ही है ना। तो वो n जो है वो आपकी रोटेशन को बता रहा है। पहली रोटेशन पे भी मिलेगा, दूसरी दफा रोटेट करेंगे फिर मिलेगा। n को 3 पुट कर ले, यानी कि तीसरी रोटेशन फिर भी आपको 45 पे 1 स्क्वायर रूट 2 ही आंसर मिलना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2n पाई। अब देखो कि साइन सिर्फ क्या 45 पे आपको 1 स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है। आपकी तो एक रोटेशन में 360 तक एंगल्स पड़े हैं, तो 360 में से सिर्फ क्या 45 डिग्री पे ही आपको 1 स्क्वायर रूट 2 आंसर मिलता है। नो, तो कैसे चेक करेंगे, 45 में 45 प्लस करते जाएं जब तक आप 360 तक ना पहुंच जाए। 45 में 45 प्लस किया, आपके पास बनता है 90। तो क्या साइन 90 पे आपको 1 स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है? नो। इसलिए मैंने लिखा है कि जब आप साइन 90 निकालोगे, 45 में 45 प्लस किया, इट बिकम्स 90 एंड साइन 90 कैन नेवर बी इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 90 आंसर आया। अब 90 में अगेन 45 प्लस किए, आपके पास बनेगा 135।
90 में 45 प्लस कर लें, आपके पास बनेगा 135। अब आप साइन 135 लेके देख लो, आपको वैल्यू मिल जानी है 1/√2। ठीक है, इसका मतलब एक एंगल आपको ये भी मिल गया, ये 135 भी मिल गया, जिसपे आपको जो है वैल्यू 1/√2 मिल रही है। अब 135 में अगेन 45 प्लस करो, आप 135 में अगेन 45 प्लस करो, ये आपके पास बन जाएगा 180। प्लस करके देख लो, आपके पास 180 बनना है। और आपको पता है कि साइन 180 कभी भी आपको 1/√2 आंसर नहीं देता, साइन 180 तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब 180 बना था, 180 में फिर 45 प्लस किए, 180 में जब आपने फिर 45 प्लस किया, आपके पास एंगल बना 225। अब जब आप साइन 225 लोगे, वो आंसर आपको 1/√2 तो दे देगा, लेकिन साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब है कि 1/√2 नहीं मिला, क्योंकि 1/√2 और माइनस 1/√2 में बहुत फर्क है। ठीक है, अब ये एंगल 225 बना था, 225 में फिर अगेन 45 प्लस किया, तो आपके पास ये बन जाएगा 270। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 270। और आपको पता है कि साइन 270 भी आपके पास 1/√2 आंसर नहीं देता। ठीक है, अब 270 में आप अगेन 45 प्लस कर दो, जब 270 में आप अगेन 45 प्लस करोगे, आपके पास बन जाएगा 315। तो बच्चों साइन 315 पे भी आंसर 1/√2 तो दे देता है, लेकिन माइनस के साथ। इसका मतलब है ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें साथ माइनस आ गया। अब आप 315 में अगेन 45 प्लस कर दो, तो आपके पास बन जाएगा 360। और आपको पता है कि साइन 360 भी आपको √1/2 आंसर नहीं देता। ठीक है, तो अब हमें दो वैल्यूज मिली हैं, एक 45 पे और एक 135 पे। अब आप 135 को भी चेंज कर लो π/180 में, तो ये मैंने चेंज किया, 135 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो ये आपके पास आ जाएगा 527 जार 536 जार, उसके बाद 3 9 जार 27 और 3 12 जार 27, अगेन 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12, तो ये आपके पास आया है 3 π/4 और साथ उसमें मैंने उसका पीरियड ऐड कर दिया जो कि 2n पाई है। ठीक है, तो ये दो आपको क्रिटिकल नंबर्स मिले। अगेन आपको पता है कि आपका ये जो फंक्शन गिवन था उसमें सिर्फ साइन और कॉज ही यूज हो रहे हैं, और साइन और कॉज की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आ जाते हैं। इसका मतलब मैं जो भी क्रिटिकल नंबर ले लूँ वो मेरा क्रिटिकल नंबर कहलाएगा। जो भी मेरा क्रिटिकल नंबर आ रहा है फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के, वो क्रिटिकल नंबर कहलाएगा, क्योंकि वो मेरी फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। चलें जी, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो बच्चों साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, और जब आपने 2 थीटा का डेरिवेटिव अगेन लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाना है 2 वैसे कांस्टेंट आपके पास, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, अब आपके पास कॉस 2 थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। यह आइडेंटिटी है, आपने अभी पीछे पढ़ी है, आपके पास था जी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, थीटा की जगह मैं यहाँ टी लिख रही हूँ क्योंकि थीटा का सिंबल ढूंढना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह आपके पास कॉस 2 थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली, कॉस 2 थीटा मेरे पास बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के।
ये -2 साइन थीटा वैसे ही। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। इस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, ये साइन स्क्वायर साथ वैसे ही, ये भी वैसे ही। अब ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपके पास बन गया 2 साइन स्क्वायर, बाकी सारा वैसे ही। अब डेरिवेटिव को हमने रखना है 0 के बराबर और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा। अब ये देखो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किस वेरिएबल में, साइन थीटा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये मेरी साइन थीटा में। इसको मैंने अरेंज करके लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सेकंड डिग्री जो वेरिएबल होता है उसको पहले लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिखा, 2 मैंने कॉमन कर लिया है। इसके साथ मुझे नजर आ रहा था माइनस है, मैंने कोशिश की कि मैं माइनस को भी बाहर निकाल लूं ताकि मेरा जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो मेरा पॉजिटिव में चला जाए। लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं हाईएस्ट पावर के, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट को, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट को कहते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। तो ये मेरा नेगेटिव में आ रहा था तो मैंने -2 कॉमन कर लिया। तो ये आपके पास जब -2 कॉमन किया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस भी प्लस में चेंज हो गया, 2 आप बाहर निकाल चुके हैं साइन थीटा। ये क्योंकि प्लस में लिखा हुआ था आपके पास तो ये माइनस में चेंज हो गया और 2 आप बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या रह गया 1। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1। अब ये बच्चों आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में। ए आपका यहाँ पे 2 है, बी आपका 1 है और सी आपका -1 है। तो ये साइन थीटा में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दी, -b प्लस -b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाना है 1 -4, ए आपका 2 है और सी आपका -1 है। डिवाइड में आ जाता है 2a, तो a भी आपका 2 है तो मैंने लिख दिया 2 × 2। अब ये आपके पास आ गया -1 प्लस -1 माइनस प्लस 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 आपको पता है 9 होता है, 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर रूट है, तो -1 प्लस 3/4 -1 -3/4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 3 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास 2/4 आ जाएगा और 3 में जब 1 प्लस करेंगे माइनस प्लस 3 and 1 4 साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, तो ये आपके पास बन जाएगा -4/4, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/4, -4/4 आपके पास -1 आ गया, ये आपके पास आ गया जी साइन इनवर्स -1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। आप देखिएगा साइन 1/2 आपके पास किस पे होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब है एक तो आपको 30 डिग्री पे मिल गया, एक आपको क्रिटिकल नंबर मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का क्या मतलब है π/6, ठीक है। 30 डिग्री का क्या मतलब है कि ये आपके पास है π/6, एक तो क्रिटिकल नंबर आपको मिल गया π/6। अब क्या साइन सिर्फ 30 डिग्री में 1/2 होता है, नो, आपके पास तो 360 तक एंगल्स पड़े हैं। तो देखें जी मैंने 30 में फिर 30 प्लस किया 60 आ गया, साइन 60 मुझे पता है कि वो 1/2 नहीं होता। फिर मेरे पास 60 बना था, 60 में मैंने अगेन 30 प्लस किया, मेरे पास 90 आया, मुझे पता है कि साइन 90 भी मेरे पास 1/2 नहीं होता। फिर मैंने 90 में अगेन 30 प्लस किया, मेरे पास आ गया 120, मुझे पता है कि साइन 120 भी लूँ अगर मैं तो वो मेरे पास 1/2 नहीं आता। फिर मेरे पास 120 बना था, 120 में मैंने अगेन 30 प्लस किया, मेरे पास आ गया 150, जब मैंने साइन 150 लिया तो मेरे पास आंसर 1/2 आ गया। इसका मतलब है कि मुझे 1/2 मिल गया। इसका मतलब एक मेरा एंगल वो शुरू में आपने देखा था 30 डिग्री पे 1/2 मिलता है, एक जी आपको 150 डिग्री पे 1/2 मिल गया, ठीक है। अब आगे चलें, 150 में फिर 30 प्लस किए, आपके पास 180 आ गया। तो बच्चों 180 साइन 180 तो 0 होता है, 1/2 वहां से भी नहीं मिलना। फिर 180 में मैंने 30 प्लस किया, मेरे पास 210 आया, जब मैंने साइन 210 लिया वो आपके पास -1/2 आया। मैं फिर बता दूं कि +1/2 और -1/2 में बहुत डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। फिर मेरा 210 आया, 210 में मैंने फिर 30 प्लस किया, आपके पास 240 बन गया, मैंने साइन 240 लिया, वहां से भी आपको वैल्यू 1/2 नहीं मिली, आप कैलकुलेटर पे लेके चेक कर सकते हैं। फिर आपने 240 में फिर 30 प्लस किया, आपके पास 270 आया, जब आपने साइन 270 लिया अगेन आपको वैल्यू 1/2 नहीं मिली। फिर मैंने 270 में फिर 30 प्लस किया, मेरे पास 300 आया, मैंने साइन 300 लिया, मुझे फिर वैल्यू 1/2 नहीं मिली, ठीक है।
फिर मैंने 300 में फिर 30 प्लस किया, मेरे पास 330 आया। जब मैंने साइन 330 लिया मुझे वैल्यू -1/2 मिली। मुझे 1/2 चाहिए, -1/2 और चीज है, 1/2 और चीज है, ठीक है। फिर मैंने 330 में 30 प्लस किया, मुझे साइन 360 मिला और मुझे पता है कि साइन 360 भी 1/2 नहीं होता। तो इसका मतलब मुझे दो वैल्यूज मिली है, एक वो 30 डिग्री पे 1/2 मिला है, एक 150 पे मिला है। तो मैंने 150 को मल्टीप्लाई कर दिया π/180 में, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 से कट गया। आपको पता है 3 5 15, 3 6 18, तो आपके पास बचेगा 5 π/6, ठीक है। तो मैंने लिखा एक मुझे π/6 मिला था, उसमें मैंने साइन का पीरियड ऐड कर दिया, एक मुझे 5 π/6 मिला था, उसमें मैंने साइन का पीरियड ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने कैसे लिखा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म और भी है, साइन -1 किस पे होता है, देखें साइन 90 पे 1 होता है, 90 के सीधा नीचे आ जाओ 270 बनता है। तो साइन 90 पे 1 होता है, साइन 270 पे -1 होता है, ठीक है। साइन 90 पे 1, साइन 270 पे -1, तो मुझे -1 किस पे मिलना है, 270 पे मिलना है। 270 का मतलब है 3π/2। अब आप देखो जब आप 270 पे मिला है ना, 270 में जब आप फिर 270 प्लस करोगे तो वो तो आपका 360 से कहीं ऊपर चला जाना है, ठीक है। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में आपको सिर्फ 270 ऐसा एंगल मिलता है जिसपे साइन -1 वैल्यू देता है, तो वो मेरे पास 3π/2 है और उसमें मैंने साइन का पीरियड ऐड कर दिया। तो आपके क्रिटिकल नंबर्स आए हैं π/6 + 2nπ, 5π/6 + 2nπ और 3π/2 + 2nπ, ठीक है जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो इट इज क्वेश्चन नंबर 27 जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। 28 है जी 8 cos³ x - 3 sin 2x - 6x। कोई मसला ही नहीं है, डेरिवेटिव ले लें। पावर पहले 8 3 24 हो जाएगा, पावर में से एक माइनस किया, cos² रह गया। पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव देखें तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। -3 वैसे ही, ये देखो इसका मैंने डेरिवेटिव कैसे लिया, ये -3 वैसे ही। sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, ठीक है। और जब आप इस एंगल का 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आपके पास एक 2 और बच रहा है, ठीक है। ये 3 और वो 2 मल्टीप्लाई करके मैंने 6 लिख दिया। आपके पास आ गया 6 cos 2x - 6x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे आपको पता है -6 आ जाएगा। अब मुझे नजर आ रहा है कि इसमें से मेरे पास 6 कॉमन आ रहा है, 6 मैंने कॉमन कर लिया। आपको पता है 6 4 24 होता है, ठीक है। ये माइनस मैंने पहले लिख लिया, बाकी बच गया cos² sin x। 6 बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास रह गया cos 2x, ये 6 बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास रह गया 1। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो 6 यहाँ आके डिवाइड हो गया। जब यहाँ आके डिवाइड हुआ तो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने माइनस भी कॉमन कर लिया, जब मैंने माइनस भी कॉमन कर लिया उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, खत्म हो गया। आपके पास रह गया 4 cos² x sin x + cos 2x + 1। अब देखो मैंने क्या किया, ये 4 cos² sin x वैसे ही, cos 2x क्या होता है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं cos² - sin² होता है। और बच्चों ये 1 क्या होता है, 1 cos² + sin² होता है, ठीक है। ये -sin² और +sin² कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 4 cos² sin x प्लस ये cos² पड़ा है एक, और एक cos² ये पड़ा है, तो cos² + cos² आपके पास क्या बन गया, 2 cos² x। अब मुझे नजर आ रहा है कि इसमें से भी मुझे 2 cos² x कॉमन मिल जाना है, इसमें से भी मिल जाना है। 2 cos² x मैंने कॉमन कर लिया, 2 2s आपके पास 4 होता है, cos² x हम कॉमन कर चुके हैं, वो तो बाहर चला गया। अंदर क्या रह गया आपके पास sin x प्लस ये 2 cos² x तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 1। अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो आपकी पहली इक्वल है 0 के या आपकी दूसरी इक्वल है 0 के। तो देखें जी 2 sin x + 1 को जब हमने 0 के इक्वल रखा, आपके पास यहाँ से आ गया 2 sin x = -1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, आपको मिल गया sin x = -1/2, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x = sin 1 -1/2। अब हम देखते हैं sin -1/2 वैल्यू किस पे देता है। अभी इसको छोड़ दें, यहीं पे इधर आ जाए, cos² x इसके बराबर होता है। देखें जी अब मैं ये नहीं कर सकती कि स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं इधर भी स्क्वायर रूट ले लूं, इधर भी क्यों, अगर मैं इधर स्क्वायर रूट लूंगी तो स्क्वायर रूट 2 पे भी आ जाएगा, ठीक है। cos पे से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
ये स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, इधर 0 है। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है ना, ये आइडेंटिटी यूज करना छोड़ दें, आप जस्ट स्क्वायर रूट ले लें। जब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 पे आ जाएगा। कॉस स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास सिंपली कॉस एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके वो 0 पे डिवाइड होगा तो खत्म, आपके पास रह जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद x आपका इधर ही रह जाएगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 0। तो बच्चों कॉस 0 वैल्यू किस पे देता है, कॉस 0 किस पे होता है, 90 पे। कॉस 0 मुझे वैल्यू देता है 90 पे, तो मैंने लिख दिया π/2 पे। ठीक है, कॉस 0 वैल्यू किस पे देता है, 90 पे, तो मैंने लिख दिया जी π/2 आ जाएगा यहाँ से। अगर आप आइडेंटिटी यूज करके करना चाहते हैं तो देखें आइडेंटिटी यूज करके कैसे किया। कॉस स्क्वायर मेरे पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 के, ये 2 से कट गया, मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आया माइनस हो गया। कॉस को जब मैं दूसरी साइड पे लेके गई, मेरे पास कॉस इनवर्स आ गया -1। तो बच्चों कॉस इनवर्स -1 आपको किस पे मिलती है, पाई पे वैल्यू मिलती है। कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू कब आती है, जब आपका कॉस पाई हो। ठीक है, कॉस पाई -1 देता है ना, आप कैलकुलेटर पकड़ो, कॉस इनवर्स -1 लिख लो, आपको पाई मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया, अगेन आपको π/2 ही मिला है। तो वहां से भी अगर आप इस तरह से करते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो भी आपको π/2 ही मिलना है। इस तरह से करते हो तो भी आपको π/2 ही मिलना है। ठीक है जी, अब बात सवाल पैदा होता है कि साइन इनवर्स -1/2 किस किस पे मिलता है। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। साइन इनवर्स -1/2 आप कैलकुलेटर पे लें, जब आप कैलकुलेटर पे लोगे उसने आपको आंसर दे देना -30। -30 का क्या मतलब है, -30 का मतलब है कि नीचे से 30, तो नीचे से 30 का क्या मतलब है, 360 में से 30 माइनस कर दो, वो आपके पास बन जाना है 330। ठीक है, फिर 330 में से 30 माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 30 माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 30 माइनस करो, फिर आप देखो आपको साइन -1/2 किस किस पॉइंट पे मिलता है। दोबारा सुन लें, साइन इनवर्स -1/2 आपको जब आप कैलकुलेटर पे लोगे आपके पास आंसर आना है -30। ये -30 क्या है, तो बच्चों 360 में से 30 माइनस कर दे। -30 का मतलब है कि नीचे से 30 डिग्री, नीचे से 30 डिग्री कब बना है, जब आप 360 में से 30 निकाल दो, यानी कि 330। ठीक है, साइन 330 पे आपको -1/2 मिलता है। अब आप 330 में से अगेन 30 निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 300। आप साइन 300 लें, आपको वैल्यू -1/2 नहीं मिलनी। ठीक है, 300 आया, अब 300 में से फिर 30 माइनस करते हैं, आपके पास 270 आ जाएगा। आपको पता है कि साइन 270 आपके पास -1 होता है, वो आपके पास -1/2 नहीं होता। 270 आया, 270 में से फिर 30 माइनस कर दें, आपके पास 270 में से 30 माइनस करेंगे, आपके पास 240 आ जाएगा। साइन 240 1/2 होता है, -1/2 नहीं होता। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलें जी, इसका मतलब 240 आया, 240 में से फिर 30 माइनस कर दें, फिर 30 माइनस करेंगे, आपके पास 210 आ जाएगा। जब आप साइन 210 लोगे आपको -1/2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर 210 में से 30 माइनस कर दें, आपके पास 180 आ जाना है। और आपको पता है कि साइन 180 जो है वो आपके पास 0 होता है, वो -1/2 नहीं होता। और 180 से पीछे जितनी 0 तक तमाम वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, आपको पता है कि उसमें साइन की वैल्यू आपके पास -1/2 कहीं पे भी नहीं आती। साइन 30 पे भी नहीं आती, 45 पे भी नहीं आती, 60 पे भी नहीं आती, 90 पे भी नहीं आती, 120 पे भी नहीं आती। साइन 120 लो, वो +1/2 होता है, -1/2 नहीं होता। तो -1/2 वैल्यूज आपको सिर्फ 210 पे और 330 पे ही मिलनी है। इस चीज को आप कंफर्म यहां से भी कर सकते हो। ये जो भी आपने पिछली एग्जांपल की है, ये लो, ये आपने पिछली एग्जांपल की, इसमें आप 1/2 के लिए चेक कर रहे थे ना, जब आप 1/2 के लिए चेक कर रहे थे तो आपने देखा कि एक 210 पे आपको -1/2 मिली थी और एक आपको 330 पे -1/2 मिली थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप जब अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 210 और 330 पे ही -1/2 मिलना है। ये मैंने बता दिया चेक करने का तरीका।
उसके बाद आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। पाई बाय 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाय 6। इसी तरह जब यहाँ कटिंग करेंगे आपके पास आ जाएगा 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास आ गया 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, एक आंसर आपके पास आ गया 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, और एक आंसर आप यहाँ से निकाल चुके हैं पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस की डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं, मैं कुछ भी पुट कर लूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन में देखना क्या होता है आपके साथ। डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो बच्चों 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना, साइन का कॉस आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही। जब आप नीचे वाले का डेरिवेटिव लोगे तो साइन का कॉस और साथ ये माइनस लिखा हुआ, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें, कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स, कॉस एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई किया साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कॉस एक्स और कॉस एक्स। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो गया, 2 कॉस एक्स, नीचे लिखा हुआ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव को जब मैंने 0 के बराबर रखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर गया, खत्म हो गया, आपके पास रह गया 2 cos x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 पे डिवाइड हुआ, खत्म हो गया, आपके पास cos x आ गया 0। तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो बच्चों cos 0 वैल्यू किस पे देता है, cos 270 पे 0 देता है, सिर्फ 270 पे 0 देता है, cos 90 भी 0 होता है। ठीक है, cos 90 भी 0 होता है। इसका मतलब आंसर ये भी आना चाहिए पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, cos 90 का मतलब है पाई बाय 2, उसमें पीरियड ऐड किया तो 2n पाई। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पाई बाय 2 क्यों नहीं लिखा, पहले ये वाला चीज भी देख लें। क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर आ जाना है। ठीक है, क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर था जिसपे आपका एफ डैश ऑफ सी या तो 0 हो जाए या फिर एफ डैश ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये मेरे पास 0 के बराबर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आपके पास 1 माइनस साइन एक्स 0 आ गया, यहाँ से साइन एक्स माइनस हो रहा था, इधर आया प्लस हो गया। साइन इनवर्स 1 लिया, तो साइन 1 कब आपको देता है वैल्यू, जब पाई बाय 2 हो। ठीक है, साइन 90 1 होता है, 90 में आप फिर 90 ऐड करोगे आपके पास 180 आ जाएगा, आपको पता है साइन 180 आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, 180 में फिर आप 90 प्लस करेंगे, आपके पास 270 आना है, आपको पता है साइन 270 माइनस 1 होता है। 270 में जब आप फिर 90 प्लस करेंगे आपके पास 360 आ जाएगा, और आपको पता है कि साइन 360 अगेन आपके पास 0 होता है। इसका मतलब एक पूरी रोटेशन में सिर्फ 90 डिग्री वो ऐसा एंगल है जिसपे साइन आपको 1 वैल्यू देता है। अब ये देखो, ये मैंने पाई बाय 2 इधर और इधर से क्यों नहीं लिखना, ये मेरे क्रिटिकल नंबर्स नहीं है। क्यों, क्रिटिकल नंबर वो जो आपकी फंक्शन की डोमेन में से हो। बच्चों देखें, यहाँ मैं 90 पुट करती हूँ तो साइन 90 1 माइनस 1 0, मेरा डिनोमिनेटर में 0 बन जाना है, डिनोमिनेटर में 0 बन जाना है, इसका मतलब मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है। फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका मतलब 90 मेरा क्रिटिकल नंबर नहीं है, क्योंकि वो मेरी फंक्शन की डोमेन में से ही नहीं है। फंक्शन की डोमेन याद रखना, आपके पास हमेशा वो वैल्यू होती है जो आप फंक्शन को असाइन करो तो आपको एक डेफिनेट नंबर आंसर मिले। लेकिन मैं जब यहाँ पाई बाय 2 असाइन करती हूँ तो मेरे पास तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब मेरा आंसर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये पाई बाय 2 जो है वो मेरा क्रिटिकल नंबर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 30 है जी 2 स्क्वायर रूट 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, जब थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे ये 1 हो जाएगा, आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 बच गया। साइन 4 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 4 थीटा, और जब आप इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपके पास साथ क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, ये लें जी रख दिया। अब ये यहाँ प्लस हो रही थी टर्म, इधर आई माइनस हो गई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया
डिवाइड हो गया। आपके पास रह गया जी स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब cos 4 थीटा आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट 3/2। cos जब इधर आएगा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। कैलकुलेटर पकड़ो, cos इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 लो, आपके पास 150 आ जाएगा। इसका मतलब है पहला एंगल आपको 150 मिला है। अब आप चेक कर लो कि 360 तक क्या कोई और एंगल आपको मिलता है जिसपे cos आपको माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आंसर दे। तो बच्चों देखें, पहला तो 150 पे मिला है, फिर हम क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसमें वही प्लस करते जाते हैं। 150 में 150 प्लस किया 300। आप cos 300 लेके देख लें, आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2 नहीं आना। ठीक है, उसके बाद 300 बचा है। 300 में जब आप अगेन 150 प्लस करोगे, आप तो 360 से ही बाहर निकल गए। हम एक रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है उस कंप्लीट वन रोटेशन में मुझे सिर्फ 150 ऐसा एंगल मिलता है जिसपे मेरा cos इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। ठीक है, अब आप बेशक 150 पे पहले 4 को डिवाइड कर लें, बेशक पहले आप उसको रेडियंस में चेंज कर लें, फिर 4 से डिवाइड कर लें, एक ही बात है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18। आपके पास बनेगा 5 π/6। उसमें मैंने पीरियड ऐड कर दिया 2n π। उसके बाद 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके आपके पास डिवाइड हो गया। ठीक है जी, ये आपका क्रिटिकल नंबर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास k ऑफ u इज इक्वल टू u माइनस tan u। ठीक है, इसका मतलब मेरा वेरिएबल यहाँ पे कौन सा आ रहा है, u आ रहा है। तो मैंने डेरिवेटिव किसके हिसाब से लेने हैं, u के हिसाब से लेने हैं। तो देखें जी, u का डेरिवेटिव 1 माइनस tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। यह आपके पास आ गया 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर u। हमने क्रिटिकल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देना है। डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया। ये सीकेंड स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आया प्लस हो गया, आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 1/cos स्क्वायर। cos स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर ही आ जाएगा। आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर u। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू cos u। अब cos यहाँ पे जब आगे cos इनवर्स होगा, आप cos इनवर्स 1 ले लें या cos इनवर्स -1 ले लें, आंसर आपको पाई ही मिलना। ठीक है, पाई के मल्टीपल्स ही मिलने हैं ना। जब आंसर -1 आएगा तो पाई है, जब आंसर +1 आएगा 2 पाई है। ठीक है, इसी तरह 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, आपको 1 और -1 वैल्यूज पाई की मल्टीपल्स पे मिलनी है। तो इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल नंबर आया वो क्या आया है, n पाई आया। ठीक है जी, बेशक इस तरह से कर लें, 1/cos करके कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर आप सीकेंड के साथ ही करेंगे तो 1 पे तो आपको पता है कि वैल्यू आपके पास पाई आती है सीकेंड की, लेकिन अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई और एंगल आ गया तो आपको सीकेंड इनवर्स कैलकुलेटर पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम cos इनवर्स तो कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स या सीकेंड इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसलिए कोशिश करें कि आपके पास जब सीकेंड को सीकेंड या कॉट में चीजें जाएं तो आप उसको साइन और कॉस की शक्ल में लिख के सॉल्व करो। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास 3 tan z माइनस 4z। इसका डेरिवेटिव लिया 3, वैसे ही tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर, और जब आप 4z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रख लिया, 4 यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आया प्लस हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया। आपने सीकेंड की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आ जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू सीकेंड z। अब सीकेंड क्या होता है आपके पास, सीकेंड होता है 1/cos, ये आपके पास वैसे ही। ठीक है, जब आप इसको उल्टाओगे 1/cos को जब उल्टाओगे आपके पास cos आ जाएगा। तो जब आपने उल्टानी है तो क्या सिर्फ लेफ्ट साइड ही उल्टानी है, नो, जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का लेते हैं। तो जब इसको उल्टाऊंगी मेरे पास आ जाएगा √3/2, इसको उल्टाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा cos z। अब z को इधर ही रहने दें, cos इनवर्स √3/2 ले लें। अब आपको पता है कि cos की वैल्यू √3/2 आपको 30 डिग्री पे मिलती है। ठीक है, cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे मिलती है। अब क्या 360 तक सिर्फ एक 30 डिग्री ऐसा एंगल है जिसपे वो मुझे √3/2 देता है, नहीं। तो जो आंसर आया उसमें 30 प्लस करते जाएं और देखें कि आपको और किस किस एंगल पे cos की वैल्यू √3/2 मिलती है। तो 30 में 30 प्लस किए 60, मुझे पता है cos 60 1/2 होता है, वो √3/2 नहीं होता।
60 में फिर 30 प्लस किया वो आ गया 90। मुझे पता है cos 90 तो 0 होता है, इसका मतलब वो भी स्क्वायर रूट 3/2 नहीं आया। फिर 90 में फिर 30 प्लस किया 120 आ गया, cos 120 लें वो भी आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 नहीं आना। फिर 120 में मैंने 30 प्लस किया, मेरे पास 150 आ गया। जब मैंने cos 150 लिया मेरे पास आंसर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आया है। तो इसका मतलब है कि माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और स्क्वायर रूट 3/2 में मेरे पास बहुत डिफरेंस है। यहाँ से भी मुझे स्क्वायर रूट 3/2 नहीं मिला। 150 में फिर 30 प्लस किया, आपको पता है cos 180 तो -1 होता है, इसका मतलब ये भी फारिग है। 180 में फिर 30 प्लस किया, आपके पास 210, आपको पता है कि cos 210 जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाना है, इसका मतलब ये भी फारिग है। फिर 210 में 30 प्लस किए 240 मिला, cos 240 लिया, उस पर भी मुझे आंसर नहीं मिला। 240 में मैंने फिर 30 प्लस किया, मुझे 270 मिला। जब मैंने cos 270 लिया मुझे फिर आंसर स्क्वायर रूट 3/2 नहीं मिला। 270 में मैंने फिर जब 30 प्लस किया मेरे पास 300 आया। जब मैंने cos 300 लिया मुझे आंसर फिर स्क्वायर रूट 3/2 नहीं मिला। फिर जब मैंने 300 में 30 प्लस किया मेरे पास 330 आया। जब मैंने cos 330 लिया मुझे आंसर स्क्वायर रूट 3/2 मिल गया। एक मुझे 30 डिग्री पे मिला है, एक मुझे 330 पे मिला है, ठीक है। 330 में जब आप फिर 30 प्लस करेंगे आपके पास cos 360 बनेगा, और आपको पता है कि आपके पास cos 361 होता है, स्क्वायर रूट 3/2 नहीं होता। तो आपके दो ही मल्टीपल्स आएंगे, एक 30 डिग्री से, 30 डिग्री को जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे आपके पास π/6 आ जाएगा, और एक 330 से मिलना है। 330 को जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 11 π/6। 2n π इधर भी ऐड करना है, 2n π इधर भी ऐड करना है, 2n π आपने हर जगह ऐड करना है। ये आपके क्रिटिकल नंबर्स आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 32 के। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, cot फाई प्लस कोसिकेंट फाई, ठीक है। cot फाई प्लस कोसिकेंट फाई, डेरिवेटिव लिया तो cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। अब मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ से मुझे माइनस कोसिकेंट थीटा कॉमन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से माइनस कोसिकेंट फाई है ये एंगल, फाई कॉमन कर लिया, माइनस कोसिकेंट फाई कॉमन कर लिया। कोसिकेंट फाई की यहाँ पे दो पावर्स थी, एक बाहर चली गई एक आपके पास अंदर रह गई। जब मैंने माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया। ये कोसिकेंट फाई तो बाहर जा चुका है, तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, कॉट फाई। उसके बाद डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखते हैं, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0। इसका मतलब या तो आपकी पहली इक्वल है 0 के या आपकी दूसरी इक्वल है 0 के। तो बच्चों जब पहली इक्वल है 0 के इसका मतलब है 1/sin फाई आपके पास इक्वल है 0 के, ठीक है। साइन फाई जब इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 क्या कभी 1 के बराबर हुआ है, नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर भी होता है जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाना है, जब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाना है। इसका मतलब मैंने साइन फाई को किसके बराबर रख लिया, 0 के। यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और आप अब तक अच्छी तरह आपको पता लग गया होगा कि साइन 0 किस पे वैल्यू देता है, पाई के तमाम मल्टीपल्स पे आपको साइन की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। अब यहाँ आ जाए कोसिकेंट क्या है 1/sin, कॉट क्या है cos/sin, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन फाई, ऊपर आपके पास बन जाएगा 1 + cos फाई। साइन फाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर गया 0 हो गया, आपके पास रह गया 1 + cos फाई = 0, ठीक है। अब फाई इधर ही रहने दें, ये cos यहाँ पे आके cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स -1 ले, आपको पता है cos ने -1 वैल्यू पाई पे ही देनी है, ठीक है। तो cos इनवर्स -1 आपके पाई के तमाम मल्टीपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल नंबर वो जिसपे आपका डेरिवेटिव 0 हो जाए, क्रिटिकल नंबर वो जिसपे डेरिवेटिव 0 हो जाए, या क्रिटिकल नंबर वो जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 0 जब हो जाएगा तो वो आप निकाल चुके हैं, वहां से भी आपको n पाई मिलना है। अब यहाँ देखो मैंने लिखा है मेरा क्रिटिकल नंबर नन है। नन क्यों है, क्योंकि बच्चों मेरा फंक्शन जो है वो कॉट और कोसिकेंट में है। फंक्शन क्या है, कॉट और कोसिकेंट में है। अब आप कॉट और कोसिकेंट की जरा डोमेन चेक कर लो। ये लें जी, कॉट की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स हैं लेकिन n पाई शामिल नहीं है। कोसिकेंट की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स हैं लेकिन n पाई शामिल नहीं है। इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल नंबर आया है वो आपकी फंक्शन की डोमेन में ही शामिल नहीं है। जब वो फंक्शन की डोमेन में ही शामिल नहीं है तो इसका मतलब वो आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल नंबर की डेफिनेशन में ही आ जाता है अ नंबर सी इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ।
वो फंक्शन की डोमेन में से होगा तो क्रिटिकल नंबर कहलाएगा, अगर वो फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है तो वो आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 33 की जगह लिख दिया नन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस कॉट एक्स। डेरिवेटिव लिया 2x का, जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं। आपके पास यहां से आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर, यहाँ माइनस हो रहा था इधर आया प्लस हो गया, आपके पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर। ठीक है जी। साइन स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, आपके पास आ गया 1 ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। जब आप साइन इनवर्स लोगे तो एक दफा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का लेना है, एक दफा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का लेना है। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का आप सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में ही आई थिंक आप निकाल चुके हैं कि वो 45 डिग्री पे मिला था और 135 पे मिला था। ठीक है, अब आप माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का भी देख लें। माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का मतलब है बच्चों माइनस 45। तो आपको मैंने बताया है कि जब माइनस में टर्म आ जाए तो आपने क्या करना है, 360 में से माइनस करते जाओ। 360 में से 45 निकाले 315, इसका मतलब है कि आपको 315 पे माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आंसर मिला। देखो माइनस 45 है ना, इसका मतलब नीचे से 45, तो नीचे से 45 कौन सा एंगल बनता है, कैसे पता लगेगा, 360 में से निकाल के देख लो। वो 315 है जिसपे आपके पास साइन जो है वो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आता है। अब क्या सिर्फ 315 ही है पूरी कंप्लीट रोटेशन में जिसपे माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आता है? तो आप जरा पीछे पीछे जाते जाएं, 315 में से फिर 45 निकालें, आपके पास 270 मिलेगा। 270 पे आपके पास साइन माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं होता। ठीक है, फिर 270 बना, 270 में से मैंने फिर 45 निकाले, मेरे पास 225 आया। जब मैंने साइन 225 लिया, मुझे आंसर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मिल गया। इसका मतलब एक एंगल मेरा ये मिला है, एक एंगल मुझे 225 मिला है। 225 में से मैंने फिर 45 माइनस किया, 180 बना, साइन 180 तो मेरे पास 0 होता है, इसका मतलब माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं है। ठीक है, फिर 180 में से 45 माइनस किया, आपके पास 135 आया। 135 पे मैंने अभी बताया है कि 45 और 135 पे आपको प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मिलता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर 135 में से 45 माइनस किया, 90 आया। आपको पता है कि साइन 90 तो है वो 1 होता है, वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं होता। फिर 90 में से 45 माइनस किया, आपके पास 45 आया, और आपको पता है कि साइन 45 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं होता। इसका मतलब ये भी निकल गया। और जब आप 45 में से फिर 45 माइनस करेंगे वो तो 0 हो जाना है, और आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको दो ही एंगल्स मिले हैं, एक आपको 225 मिला और एक आपको 315 मिला है, जिसपे साइन इनवर्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आंसर देता है। तो इसको अब आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। किस में कन्वर्ट करना है भला, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, 315 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है पाई ओवर 180 से, जो भी आंसर आएगा उसमें 2n पाई लाजमी ऐड करना है। और दूसरा आंसर आपके पास 225 आया है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है पाई ओवर 180 से, जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 2n पाई ऐड कर देना है। ठीक है जी। और जब आप बात कर रहे हैं प्लस की, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की, तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 किस किस पे मिला आपको, ये लें जी 135 पे और 45 पे मिलता है। ठीक है, दो आपको ये वैल्यूज आनी है, इनको भी आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें आपने 2n पाई ऐड कर देना, तो वो सारे नंबर्स आपके क्रिटिकल नंबर्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का जरा ध्यान से देखिएगा, ये जरा खिचड़ी पकाने वाला सवाल है। देखें जी, डेरिवेटिव लिया, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड इंटू टेन। यहां लिखती हूं मैं, जरा देखिएगा, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ x की जगह उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर जब आप आगे एंगल का डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, तो आपके पास क्या आना है, 2x आना है, वो 2x मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये। तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो, चाहे 4 मल्टीप्लाई हो, चाहे 10 मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 सिर्फ उसी वक्त आना है जब या तो पहली 0 हो, या दूसरी 0 हो, या तीसरी 0 हो।
अगर 3 टर्म्स हैं तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी या तीसरी 0 होगी, फिर ही आंसर 0 आना है। तो यहाँ से या तो मेरा 2x इक्वल है 0 के, या सीकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 0 के, या tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब बच्चों देखें ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, आपको x की वैल्यू मिल गई 0। ठीक हो गया। अब इधर आ जाए, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, जब इधर आके मल्टीप्लाई होगी 0 से तो वो तो 0 हो गया। तो 0 क्या कभी 1 के बराबर हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपको कोई आंसर नहीं मिला। अब आपने ये बात नहीं भूलनी कि क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करना? जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए। तो चलें जी, कॉस यहाँ पे जब दूसरी साइड पे जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स आपके पास 0 कब होता है? कॉस 0 या तो 0 पे होता है, कॉस 0 किस पे होता है? 0 पे होता है, या π/2 पे होता है। अब देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कॉस 0 या 0 पे होता है, या π/2 पे होता है, या 3π/2 पे होता है। 360 के अंदर अंदर आपको यही वैल्यूज मिलती है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, tan 0 किस पे होता है? tan 0 या तो 0 पे होता है या nπ पे होता है। ठीक है, या 0 पे होता है या nπ पे होता है। इसका मतलब एक दफा आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के, और एक दफा बच्चों आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा nπ के। यहां से देखो ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया। आपको वैल्यू x ही चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, आपके पास आ गया प्लस माइनस nπ माइनस 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 0 के। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर आपके पास इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो किस में चला जाएगा? अयोटा में। अयोटा आपके फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि आप जो साइन कॉस टेन के ऊपर आपने डोमेन पढ़ी उसमें आपने तमाम रियल नंबर्स ही पढ़े। कहीं आपने देखा है कि डोमेन आपके पास पूरे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं? नहीं, टेन, साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड की डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं। हाँ, रियल नंबर में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होते। ठीक है, जैसे टेन में आपके पास आपने देखा 2n+1 π/2 शामिल नहीं होता। ठीक है, इस तरह से रियल नंबर में कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन जो है वो हमारे पास रियल नंबर से ही मुंसलिक है, उसमें कम्प्लेक्स नंबर का कोई जिक्र हवाला नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ से जो -1 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि आपके पास अयोटा बन जाना है, वो आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इधर आ जाओ, एक दफा इसने 0 के बराबर होना है, एक दफा इसने 3π/2, π/2, 5π/2, 7π/2, कितने 0 आपके पास आने हैं। कॉस इनवर्स 0 लिया, कॉस 90 पे भी 0 होता है, कॉस 270 पे भी 0 होता है, कॉस आप 5π/2 ले लो उस पे भी 0 होना है, आप कॉस का 7π/2 ले लो उस पे भी वो आपके पास 0 ही होना है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये ऑड मल्टीपल्स चल रहे हैं, 1, 3, 5, 7। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास cos 0 मिलता है आपको 2n+1 π/2, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे आपको cos 0 मिलता है, या cos 0 पे, बल्कि cos 0 पे तो 1 हो जाता है, ये नहीं आना आपके पास। ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, cos 0 तो 1 होता है। cos ने 0 वैल्यू कब देनी है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। तो ये क्या है आपके पास? π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो बच्चों ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं? 2n+1 की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, अब ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस भी कर लें, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आपकी जो फंक्शन है वो सीकेंड में दिया हुआ, और आपने देखा है कि सीकेंड की डोमेन में 2n+1 π/2 जो है वो शामिल ही नहीं होते। सीकेंड की डोमेन में 2n+1 π/2 के जो मल्टीपल्स हैं वो शामिल नहीं होते। इसका मतलब है कि यहाँ से जो 2n+1 π/2 बन रहा है आपका, वो तो फंक्शन की डोमेन में ही शामिल नहीं है। अगर वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, इसका मतलब वो आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है। ठीक है, वो भी क्रिटिकल नंबर नहीं है, यहाँ से आयोटा भी निकल गया, तो एक क्रिटिकल नंबर आपके पास ये आया और एक क्रिटिकल नंबर आपके पास 0 आया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास सीकेंड t +1 ओवर सीकेंड t -1। क्वोशिएंट रूल लगना है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? जब डेरिवेटिव लेने लगे हैं हम,
नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो बच्चों सेकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड इंटू 10, 1 का तो 0 हो जाना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और जब आप नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास अगेन सेकेंड इंटू 10 आ रहा है। अब मुझे नजर आ रहा है सेकेंड इंटू 10 मेरा यहाँ पे भी पड़ा है, सेकेंड इंटू 10 मेरा यहाँ पे भी पड़ा है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसको तो आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया सेकेंड टी माइनस 1, इसको भी आपने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा माइनस सेकेंड टी माइनस प्लस माइनस 1, ये सेकेंड टी से कैंसिल हो गया, माइनस 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 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, इंटू सेकेंड टी tan t ओवर सेकेंड टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके खत्म हो गया, आपके पास बचेगा खाली माइनस 2 सेकेंड टी इंटू tan t। तो बच्चों सेकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस, tan क्या होता है साइन ओवर कॉस। अब ये अगेन कॉस यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस 2 साइन टी, माइनस 2 साइन टी। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, साइन यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 कब होता है n पाई पे होता है। चलो जी ये तो मसला ही खत्म हो गया, ये आपको पता है। अब आप देखो कि क्रिटिकल नंबर वो नंबर जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, फंक्शन का डेरिवेटिव जिसपे आपके पास 0 हो जाए। अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास कॉस और कॉस बन रहा था, यानी कि कॉस स्क्वायर बन रहा था डिनोमिनेटर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इसका मतलब आपका कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाए 0 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आ जाएगा कॉस t इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अभी आप देख कर आए हैं ऊपर कॉस 0 किस पे होता है 90 पे, 270 पे, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स पे पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस आपको 0 आंसर देता है। ऑड मल्टीपल्स क्या है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और अभी आप पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 तो सेकेंड की डोमेन में शामिल नहीं होता। इसका मतलब आपको यहाँ से सिर्फ एक ही क्रिटिकल नंबर मिलना है जो आपका n पाई है। इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है 3.1। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।